देश की हालत लगातार ख़राब हो रही है। लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोग जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। लोगों के पास पैसे आने के ज़रिया नहीं है। लेकिन ठीक है, किसी तरह से लोग अपने कुछ पैसे बचा रहे हैं जन मजदूरी करके या फिर जैसे भी करके, अब उसको वो बैंक में रख रहे हैं। तो अब सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये आता है कि भाई बैंक के ऊपर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि इससे पहले अगर देखें तो छोटी बड़ी कई सारी बैंकें हैं जहाँ पर दिवालिया देखने को मिली है, जहाँ पर यह देखने को मिला है कि कस्टमर्स के पैसे बूर गए हैं। लेकिन हाल फिलहाल में अभी आप देखें नज़र उठाकर तो हाल फिलहाल में इंडसइंड बैंक पूरी तरह से जीता जागता हुआ मिसाल है, जो कि आपके नज़रों के सामने है। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कितनी सारी बैंकों के साथ ऐसा हो चुका है, जो कोऑपरेटिव बैंक थे या फिर स्मॉल फाइनेंस टाइप करके बैंक थे। इस तरह करके कितनी सारी बैंक है जहां पर दिवालिया देखने को मिली है, बैंक डूब गए हैं, लोगों के पैसे खराब हो गए हैं। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा यह आता है कि बैंक के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देश के अंदर बहुत सारे बैंक हैं, बड़े बैंक है, प्राइवेट सेक्टर या सरकारी सेक्टर के बैंक है, बड़े और छोटे मिलाकर बहुत सारे बैंक हैं। तो अब हम किन बैंक के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, किस बैंक के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, प्लस अगर किसी बैंक के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं तो किस लेवल का भरोसा होना चाहिए, इन तमाम तर मुद्दों के ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। क्योंकि देश की जीडीपी वगैरह को देखें, इकोनॉमी को देखें, शेयर बाजार को देखें, इन तमाम तर जगहों पर तबाही देखने को मिल रही है। और ये एक अलग ही प्रॉब्लम हो चुका है, जो कि बैंक के साथ टाइम टू टाइम क्रिएट होता रहता है, समझ रहे हैं ना। तो इन तमाम तर मुद्दों पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम क्वांट के दो फंड के बारे में बात करेंगे। दोनों ही फंड सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड है, क्वांट टेक फंड है और क्वांट फाइनेंशियल एंड सर्विसेज फंड है। इन दोनों फंड के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आज की इस वीडियो में होने वाली है। तो ऑफ कोर्स वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो फाइनली डायरेक्ट हम अपने मुद्दे के ऊपर आते हैं कि इस टाइम पे हम बैंकों के ऊपर भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप सोच कर देखें कि किस हद तक आपका पैसा सेफ है इंडिया के प्राइवेट या सरकारी बैंकों के अंदर। देखिए 2014 से अगर हम बात करें, 2014 से लेकर अभी तक अगर बात की जाए तो 80+ बैंक्स ऐसे हैं जो बूड़ चुकी है, जो डूब चुकी है, समझ रहे हैं ना। ये कई सारे रिपोर्ट ऐसे आ चुके हैं जिसमें इस बातों को पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ बताई गई है कि भाई 80+ बैंक है जो कि इंडिया के अंदर बूड़ चुके हैं। अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो इंडसइंड बैंक की आप देखिए हालत बहुत बुरी तरीके से ख़राब है और उसके स्टॉक्स 30-35% से ज़्यादा तक के गिर चुके हैं। बहुत ही कम समय के अंदर इतनी सारी गिरावटें हो चुकी है। और ये बात तो बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भाई कोऑपरेटिव बैंक जो है उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अलग ही मंत्रालय बनाकर रखा है और उस मंत्रालय का जो मंत्री है वह है अमित शाह जी। लेकिन आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि भाई सबसे ज़्यादा घपलेबाजी और सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी और सबसे ज़्यादा बैंक बंद होने की जो बात आ रही है ना, वो ऐसे ही बैंक की बात आ रही है। कोऑपरेटिव टाइप की जो बैंक है वो ज़्यादातर बैंक बंद हो रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले कुछ समय में यस बैंक को आपने देखा होगा, उसके बाद पीएनबी के साथ तो घोटाला हुआ, वो सारी चीज़ तो हुई। उसके बाद अगर हम बात करें तो पंजाब महाराष्ट्र बैंक की अगर बात करें तो ये भी बंद हुआ, इसके साथ भी हालतें ख़राब हो गई। उसके बाद लक्ष्मी विलास बैंक की अगर बात करें इसकी भी हालतें तबाह हो गई। उसके बाद अगर बात की जाए तो बनारस मर्केंटाइल बैंक के साथ भी वही हुआ। यानी ये सारी जो बैंकें हैं जो मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ, ये सारी के सारी बैंकें कोऑपरेटिव टाइप के बैंक है, ये कोऑपरेटिव टाइप के बैंक है। लेकिन उसके बाद अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। जैसे आपको मैं बताऊँ तो धन लक्ष्मी बैंक हो गया, उसके बाद सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, फिनो पेमेंट बैंक हो गया, डीसीबी बैंक हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। इस तरह करके बहुत सारी लिस्ट है। ये सारे बैंक वो बैंक है जहां पर हालतें बैंकों की ख़राब हो गई, लोगों के पैसे बुर गए। देखिए यहाँ पर एक और भी इंटरेस्टिंग बात आती है जो कि आपको ज़रूर ही जाननी चाहिए। वो ये है कि भाई अगर बैंक के अंदर पैसे डूब जाते हैं तो बैंक आपको कितना पैसा देगी या आरबीआई आपको कितना पैसा देगी, कितने पैसे की आपकी इंश्योरेंस रहती है, गारंटी रहती कि भाई ठीक है इतने पैसे हम देंगे अगर आपके पैसे बुर जाते हैं। तो पहले 2020 से पहले 1 लाख रुपये थे, आपके 10 लाख रुपये, 20 लाख रुपये, 30 लाख रुपये
रुपये जमा है बैंक के अंदर, बैंक अगर बुर गया तो वहाँ पर सिर्फ 1 लाख रुपये मिलता था, लेकिन 2020 के बाद इसको चेंज करके 5 लाख रुपये कर दिया गया। लेकिन हम समझते कि क्या फ़ायदा भाई, सोचिए अगर लोगों के पैसे कस्टमर्स के 10 लाख रुपये जमा थे और वो बूर गए, आप 5 लाख रुपये सिर्फ दे रहे हैं, तो क्या हासिल हुआ उनको। अगर कोई बंदा एफडी करके रखा है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर अपने बहनों की शादी के लिए या फिर कोई ऐसी कोई ज़रूरी कामों के लिए, तो सोच कर देखिए उनके दिलों पर क्या गुजरता है। और सबसे पहली बात कि भाई पैसे को जमा करने में इंसान की पूरी ज़िंदगी चली जाती है। आम इंसान को 20 लाख 30 लाख रुपया जमा करने में, 15 लाख रुपया जमा करने में पूरी ज़िंदगी चली जाती है। मतलब पूरी ज़िंदगी की कमाई है जो कुछ ही मिनटों में बुर गया, और उससे आप ये कह रहे हैं कि भाई हम आपको सिर्फ 5 लाख रुपये देंगे। सोचिए कितनी तकलीफ वाली बात है। तो यकीनन मानना पड़ेगा कि इंडिया की जो हालतें हैं वो क्या हो रही हैं, देश की हालतें, देश की स्थिति क्या हो रही है। आप सोच कर देखिए डॉलर के मुकाबले में हमेशा रुपया कम होता हुआ चला जा रहा है, देश की इकोनॉमी की हालतें ख़राब है। और इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद मुद्दे हमारे देश में कम नहीं थे, लेकिन इन तमाम तर मुद्दों के बावजूद ये अलग ही मुद्दा जो बार बार क्रिएट होता जा रहा है वो समझ से बाहर की बात है। समझ रहे हैं ना। अब बात आती है भरोसा कर सकते नहीं या नहीं कर सकते हैं, तो भाई मजबूरी है, भरोसा आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप जाएंगे कहाँ, और अपने कारोबार को या फिर जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, क्योंकि बैंक की ज़रूरत तो बार बार इंसान को पड़ती रहती है, तो भाई आप करेंगे क्या, आपको भरोसा तो करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। तो आप ऐसा करें कि कभी बैंक में किसी भी एक बैंक के अंदर आप ज़्यादा पैसे ना रखें, बल्कि कहते हैं ना एफडी भी करना चाहिए ना, तो अलग अलग बैंकों के अंदर आपको एफडी करके रखना चाहिए, अलग अलग बैंक के अंदर। ये नहीं कि एक ही बैंक के अलग अलग ब्रांच में आप एफडी करिए, ऐसा नहीं है। आपको अलग अलग बैंक के अंदर एफडी करके रखना चाहिए। प्लस जहाँ तक इंडसइंड बैंक की बात है तो वहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भाई डिपॉजिटर वगैरह को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बैंक के साथ प्रॉब्लम है, लेकिन आरबीआई ने बिल्कुल क्लैरिटी दी है एक लेटर पैड जारी करके कि भाई बैंक की जो हेल्थ है, अभी भी फिनेंशियल हेल्थ जो होते हैं बैंक के, वो अभी भी स्टेबल है, जो कि इंडसइंड बैंक के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंडसइंड बैंक के हेल्थ पूरी तरह से स्टेबल है, फिनेंशियल हेल्थ की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जिन्होंने स्टॉक्स खरीद कर रखे हैं, उसके शेयर्स रखे हुए हैं, उनके लिए तो परेशानी की खबर ज़रूर है और उनके लिए अभी सोचने वाली घड़ी ज़रूर है। तो आप वहाँ पर एवरेज वगैरह कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है, या नहीं तो सेल कर सकते हैं। लेकिन मेरी अपनी तरफ से कोई राय मैं नहीं दूंगा कि आप ये कीजिए या ना कीजिए। आपको जो भी करना है आप अपनी सोच समझदारी के हिसाब से कर सकते हैं, या आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र वगैरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब जो हमारा दूसरा सवाल आता है वो राखी बिजलानी जी की तरफ से आता है, जो कि है भाई क्वांट फंड को लेकर, यानी क्वांट के टेक फंड को लेकर और क्वांट के फिनेंशियल एंड सर्विसेज फंड को लेकर। इन्होंने कहा है कि भाई एक के अंदर टेक फंड के अंदर लगभग इनका लमसम चल रहा है, और फिनेंशियल और सर्विसेज जो फंड है क्वांट के, वहाँ पर इनकी एसआईपी चल रही है 5K की। तो इन्होंने कहा है समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, जबकि दोनों ही फंड के अगर 1 ईयर के रिटर्न्स देखें तो आपको नेगेटिव में नज़र आएगा, और 1 ईयर के रिटर्न्स अगर नेगेटिव में नज़र आ रहे हैं तो सोच कर देखिए 6 मंथ, 3 मंथ और 1 मंथ के रिटर्न्स तो ऑफकोर्स नेगेटिव में ही होंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पुराना फंड भी नहीं है और काफ़ी लंबे समय से मार्केट के अंदर गिरावटें भी हो रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल रिटर्न्स इसके नेगेटिव में ही आपको नजर आएंगे। मुझे ऐसा लगे, ओवरऑल तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है फिर भी 1 ईयर का रिटर्न्स इसका नेगेटिव में ज़रूर नज़र आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझनी चाहिए। सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड्स को लेकर मैं ऐसे भी बराबर कहता हूँ कि भाई इस पर अभी भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा फिलहाल कोई भी ऐसा सेक्टर मुझे नहीं लग रहा है जो सेफ लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि गिरावट नहीं होगा। ऐसा कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं जहाँ पर ऐसा आपको महसूस हो, और इन चीज़ों को मैं महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें टिक फंड की, तो इसका जब आप बेंचमार्क इंडेक्स देखेंगे तो निफ्टी ITTRI है, समझ रहे हैं ना, यानी IT सेक्टर और IT थीम के ऊपर जो कंपनीज़ हैं उन कंपनीज़ के स्टॉक्स में अपने मैक्सिमम पैसे को निवेश करते हैं। और आपको पता है कि भाई IT के जो ज़्यादातर रेवेन्यू है, इंडिया के IT के जो ज़्यादातर रेवेन्यू है वो कहाँ से, US वगैरह से आते हैं, यूरोप वगैरह से आते हैं। और वहाँ से अभी देख रहे हैं कि बार बार गलत न्यूज़ आ रही है, बार बार गलत खबरें आ रही हैं। तो उस वक्त तक कि IT की हालत सही नहीं हो जाती जब तक कि US और यूरोप वगैरह और अलग जगहों के मार्केट की हालतें सही नहीं हो जाती। ख़ासतौर से US और यूरोप की अगर बात की जाए तो वहाँ की हालतें सही होनी बहुत ही ज़रूरी है IT सेक्टर के लिए, तब जाकर हमारे IT सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ये पहली बात हो गई। उसके बाद फिनेंशियल एंड सर्विसेज की बात करें तो इंडिया के लिए ये दोनों सेक्टर्स भी अभी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहे हैं, और ऐसा कुछ रीज़न नहीं दिख रहा है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि भाई ठीक है यहाँ पर पैसे बनेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल यहाँ पर आप एवरेज कर सकती हैं, या नहीं तो चाहे तो आप रिडीम भी
भी कर सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ठीक है मैं लंबे समय तक के झेल सकती हूँ तो बिल्कुल आप बने रहिए, या नहीं तो अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ पैसे मुझे रिडीम कर लेना चाहिए या फिर एवरेज कर देना चाहिए तो बिल्कुल आप वहाँ पर एवरेज आउट भी कर सकती हैं। ये टोटली 3 ऑप्शन है, या नहीं तो निकल जाना, या नहीं तो एवरेज आउट करना, या नहीं तो लंबे समय तक आपको बने रहना। ये 3 ही ऑप्शन है, जिन तीनों में से किसी एक को आप अपना सकती हैं। फाइनली आज सोमवार है, यानी फ्राइडे को भी मार्केट बंद था, सैटरडे को, संडे को तो रहता ही रहता है। तो कई दिनों के बाद मार्केट आज ओपन होने वाली है। देखते हैं कि मार्केट की क्या हालत रहती, क्योंकि ये 7 सवा 7 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इस टाइम पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और मार्केट के जो सेंटीमेंट है उसके ऊपर मैं इससे पहले भी बात कर चुका हूँ कि भाई मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी ही ख़राब है। यहाँ पर अगर पॉजिटिविटी आती भी है तो वो टिक नहीं पाती है। कुछ भी न्यूज़ आते हैं तो उसका इम्पैक्ट, उसका असर आपको स्टॉक मार्केट में बहुत लंबे समय तक के देखने को नहीं मिलता है। पॉजिटिव न्यूज़ आते हैं तो, नेगेटिव की अगर बात करें तो उसका तो असर ही असर दिख रहा है और उसका पूरा असर आपको दिख ही रहा है। तो देखिए आज की मार्केट सिचुएशन किस तरह के रहते हैं, आप पता नहीं किस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप अपने टाइम के हिसाब से मार्केट के बारे में जो भी सिचुएशन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लस इन तमाम तर मुद्दों के ऊपर आपका अपना वैल्यूएबल फीडबैक क्या है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप रात को वीडियो देख रहे हैं तब तो खैर कोई बात ही नहीं है, मुद्दा ही अलग हो जाता है, क्योंकि रात को तो मार्केट बंद हो जाते हैं ना। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।